ये हम लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट जब भी हुआ होगा ये डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एक क्वेश्चन मैंने रोका हुआ था कि मैम डिस्कस नहीं करेंगे, डाउट सेशन में मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि डाउट सेशन में सब लोग नहीं होते, तो आई डोंट वांट कि वो चीज उन बच्चों से मिस हो जो डाउट सेशन नहीं लगा पाते। तो मेल्टिंग पॉइंट को लेके एक बात, सबसे पहली चीज, अब सभी लोगों का फोकस इधर होना चाहिए भाई। अब रिवीजन मत करिए टेस्ट का, आई नीड एवरीबडी हियर। आज की क्लास में एनसीईआरटी का शायद बहुत कुछ लेना ही नहीं है मेरे को आज सिर्फ जेई एडवांस और नीट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए आज की क्लास है। तो थोड़ा सा फोकस सभी लोग यहीं रखिएगा। आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट जब हमने बात करी, कोई खास इशू नहीं था और कभी आएगा भी नहीं। बॉइलिंग पॉइंट में जब आप एक ही फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, फिर भी कोई मेरे को जबरदस्ती कहे कुछ तो है, तो एल्केन बोल दूंगी, सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो एल्केन्स या कभी कल को एल्कोहल्स में आई बारी, एल्डिहाइड्स में आई, ईथर्स में आई, एल्काइल हैलाइड्स में आई। बॉइलिंग पॉइंट के वक्त आपको एक ही बात का ध्यान रखना है जनरली, दैट इज सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा, वहां वेंडरवॉल फोर्सेस उतने ज्यादा, वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। सरफेस एरिया को एक और शब्द से डिनोट करते हैं, बड़ा ऑब्वियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया और डिपेंडेंट ऑन मोलर मास। आ जाओ जल्दी। मोलर मास को तो हम कैसे करें भाई, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना उसका मास ज्यादा होगा, यानी सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो मोलर मास भी कहा जा सकता है, सरफेस एरिया भी कहा जा सकता है, वन एज द सेम थिंग, देयर इज नो चेंज इन दिस। तो ऐसे रिलेटेबल टर्म्स के लिए अब आप ध्यान रखिए, बड़ा या सरफेस एरिया किसका कम होता है, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है। तो ऑल इन ऑल आप ये भी जानते हैं कि सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। कैन आई से दैट? ये बात बॉइलिंग पॉइंट लिए हमेशा एप्लीकेबल होगी, लेकिन 12th में जाके थोड़ी चीजें बदल जाएंगी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आएंगे। अभी तो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। कौन सी इंटरेक्शन है? लंडन फोर्सेस, वीकेस्ट फोर्सेस, तो फाइट ही नहीं है। फाइट आएगी 12th के उन केसेस में, विल डिस्कस दैट। पॉइंट है जिसके लिए मेरे को दोबारा लेने की सोच आई, या आनी भी चाहिए थी आपकी डीपीपी के क्वेश्चंस के डाउट्स के थ्रू। मेल्टिंग पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा था। मेल्टिंग पॉइंट में आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस, तो एक क्वेश्चन मैंने रोका हुआ भी था, किसको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, सिमेट्री को कि सरफेस एरिया को? सिमेट्री इज बिग, लेकिन सरफेस एरिया को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। पॉइंट ये, जैसे कि आप पीरियोडिसिटी चैप्टर में भी देखते हैं कि आप कब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस को या पेनिट्रेशन इफेक्ट को कब वैल्यू देते थे, जब आजू बाजू वाले हों, अड़ोसी पड़ोसी। जब आप बात करते हो हेक्सेन पेंटेन की, आप बात करते हो हेप्टेन हेक्सेन की, आप बात करते हो ऑक्टेन हेप्टेन की, सारे पड़ोसी बोले मैंने अलग अलग। इनमें आपको सिमेट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया एवर। और अब जब आप हिमांशु पांडे हाइड्रोकार्बन की करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, यू विल फाइंड सच टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कि अब आप किसको इंपॉर्टेंस दो। एक में आपने देखा सिमेट्री को, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा शायद जहां सिमेट्री को भी आपको इग्नोर करना पड़े। वेट फॉर योर ग्रोथ। बट अभी मेल्टिंग पॉइंट की जब बात होगी, अगर आजू बाजू वाले पड़ोसी पड़ोसी की बात हो रही है, एग्जैक्टली क्वेश्चन जो मेरी डीपीपी में गया, अगर मैं उसकी बात करूं, एक केस उसमें मिलता है मेरे को नियोपेंटेन। इससे ज्यादा ब्रांचिंग तो कहां ही होगी, इसका सरफेस एरिया बहुत कम होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए एज कंपेयर टू एनहेक्सेन। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर कर रही थी तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा, इसका सरफेस एरिया कम। एग्रीड एवरीबॉडी? ये बात हुई बॉइलिंग पॉइंट की, बट सवाल बॉइलिंग पॉइंट का तो उठा नहीं, अब उठा है मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग कम्स इनटू सीन, और वो पैकिंग में ऑड इवन वाली बात आई थी, जिगजैग वाली बात आई थी, उसको अब आप बुकलेट पढ़ेंगे, डीपीपी करेंगे, आपको बड़ी टर्म्स मिलती रहेंगी। आज सुबह से बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं फाइंडिंग कि भाई ये भी वही चीज होती है। यस, इस तरह के वो जो जिगजैग ग्राफ बना था, उसको हम ऑल्टरेशन इफेक्ट या ऑसिलेशन इफेक्ट इन मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। ऑल्टरेशन इफेक्ट,
ऊपर नीचे, ऑसिलेशन इफेक्ट, तो ये छोटे छोटे टर्म्स आपको कभी भी यहां पर फिट करने को मिल सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, अब अगर मैं सरफेस एरिया को देखती हूं तो मैं मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा बता बैठूंगी, हाँ या ना? और अगर मैं पैकिंग को देखती हूं तो पैकिंग में सबसे बड़ी चीज आती है सिमेट्री। सिमेट्री को अगर मैं देखती हूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा बता बैठूंगी। लेकिन सिमेट्री को प्रायोरिटी क्यों दी मैंने ओवर सरफेस एरिया? कोई खास फर्क नहीं है सरफेस एरिया में, CH3 का ही तो गैप है दोनों में। अगर कोई मेरे से पूछे पेंटेन और हेक्सेन में गैप किस चीज का, इट्स ओनली CH3। तो वहां पर यही अगर मैं ऑक्टेन खड़ा कर रखा होता है यहां और आपको नियोपेंटेन से बात करनी पड़ती, तो आपको मेरे से फिर कंफर्म करना पड़ेगा। वेट फॉर हिमांशु पांडे क्वेश्चन, दीज विल कम। ये भी मिलेंगे आपको और आपके डाउट्स के साथ साथ आपकी क्लैरिटी आती जाएगी। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि ये क्वेश्चन ममता मैम के डाउट सेशन में डिस्कस हो, क्योंकि कुछ बच्चे उसमें नहीं होता है, वांट टू इंक्लूड ऑल। अदरवाइज आप लोगों को फील होता है हमारा हुआ नहीं, जबकि डाउट सेशन में हो जाती हैं वो चीजें। सो ये आपके पास क्लियर है अब सबको। सिमेट्री मेरे को मेल्टिंग पॉइंट में काफी बड़ा फैक्टर दिखाई देती है। आई हैव टू, सेम बेसिस पर आपको 12th में क्वेश्चन मिलेगा, अभी नोट मत करिएगा, आपको सिर्फ बता रही हूं 12th में कहां ये क्वेश्चन मिलेगा, पहले ही ऑर्गेनिक के चैप्टर में। एंड दिस दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और बेटर देती हूं जो इसमें तो इतना क्लियर आंसर आ गया, क्योंकि सरफेस एरिया का भी फर्क नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बेंजीन पे 2 क्लोरीन, साइज का कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ सिमेट्री की वजह से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, इसमें जो वेंडरवॉल फोर्स एल्केन में कौन से लगते हैं, लंदन फोर्सेस, लेकिन ये क्या है, इट हैज अ पोलर बॉन्ड। कैन आई से इस पोलर बॉन्ड को इस एरो से दिखा सकती हूँ? अब तो आप बच्चे जानते हो सभी लोग, इस पोलर बॉन्ड को इससे दिखा सकती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट पे सोचना बच्चों, प्रभव बॉइलिंग पॉइंट पे सोचना जरा, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? प्रभव, मिथिलेश, शिखर, शौर्य, चेरी, ये चारों पांचों लोग। बॉइलिंग पॉइंट, नो सिमेट्री नो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? चेरी, शौर्य, शिखर, मिथिलेश, किसका ज्यादा? जहां सिमेट्री की बात ही नहीं, या तो दोनों का बराबर या किसी एक का। हाँ जी, इसका ज्यादा होगा, शौर्य का कहना है इसका ज्यादा होगा। ओके रुको रुको रुको, चेरी का क्या कहना है? लेफ्ट वाले का ज्यादा होगा। चलो, दो ही विचारधाराएं चाहिए थी, दो ही आ गई। चेरी पहले अपने आंसर को एक्सप्लेन करो, इसका ज्यादा क्यों होगा? राइट, बिल्कुल सही। इसमें कैंसिल हो रहा है, क्यों शौर्य? प्रभव, क्या दोनों डायपोल कैंसिल हो रहे हैं? मिथिलेश, हाँ या ना पहले बताइए, डायपोल्स कैंसिल हो रहे हैं? जब डायपोल कैंसिल हो रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, डायपोल मोमेंट, सेम एग्जांपल डिस्कस हुआ था कि इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, तो ये क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच अर्थ के वीकेस्ट फोर्सेस लगते हैं, लंदन फोर्सेस। लास्ट क्लास सबसे कमजोर फोर्स कौन से होते हैं? लंदन फोर्सेस। दिखने में पता नहीं लगता आपको, आप एल्केन सोच रहे हो, नहीं, ये इस तरह से पूरी ऑर्गेनिक का बेस बन रहा है, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी, एक झटके में नहीं होगी। तो गलत देना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट सही देना इज गुड। दैट इज व्हाट रिटेंशन, इधर उधर भटके बिना आप रिटेन करिए प्लीज। इस वक्त चीजों को रिटेन करना बहुत जरूरी है, वो रिटेन आता है बाय प्रैक्टिस, बाय फोकस। दिन रात सोचिए पढ़ाई के बारे में, एक्स्ट्रा एडेड चीजों को सोचना काट दीजिए अब। सो आपके पास ये नॉन पोलर में कौन सा फोर्स? तड़ाक से मैं यहां लिख दूंगी लंदन फोर्सेस। आप सिमेट्री सरफेस एरिया पे रहोगे, गलती थोड़ी है आपकी, आपसे भी डिस्कशन ही ऐसा हुआ है। और इसमें आ जाइए तो इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। जब इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मींस ये पोलर है। पोलर इज सेकेंड काइंड ऑफ वेन डर वाल फोर्सेस, दे विल बी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं बता चुकी हूं कि सबसे वीक फोर्सेस कौन से हैं? लंदन फोर्सेस। उससे सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? पोलर। थर्ड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? ये भी बता चुकी हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वालिटेटिव में बात हुई थी ना कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल वाली बात की थी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग लगने वाला अर्थ पे फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे वीक लगने वाला फोर्स है लंदन फोर्स। एक में लंदन फोर्स है, एक के अंदर आपका पोलर है। काहे को आप इसमें सरफेस एरिया पे जाओगे? सो द पॉइंट इज सरफेस एरिया पे कब जाते हो?
सरफेस एरिया पे तब जाते हो जब बाकी कोई फर्क ना मिले। यहां पर तो आपका नेचर ऑफ फोर्स ही बदल गया, चाहे किसी का भी सरफेस एरिया बड़ा हो या छोटा होता, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता, बॉइलिंग पॉइंट हर हालत में पोलर का ज्यादा होता। लेकिन सरफेस एरिया तो कोई फर्क नहीं है। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में मेल्टिंग पॉइंट पे। अब की गट फीलिंग ये रो बताए, अभय, मिनिष्का, जपलीन, निहारिका। अब मेल्टिंग पॉइंट में पहले बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड सबको पता लग गया? मैं लिख दूं कल को, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर मेरे से कोई बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो ये ट्रेंड होगा। आई एम आस्किंग यू नाउ मेल्टिंग पॉइंट, ये रो बताए टिल हंशिका। मेल्टिंग पॉइंट का क्या? गलत करने से डरना नहीं, अभी हमारे सामने किया है दो लोगों ने, एक ने सही एक ने गलत, डरना नहीं। बट गलत करोगे तो एटलीस्ट ये पता चलेगा हम अभी प्रेजेंट चीजों में वीक हैं थोड़े से, और स्ट्रांग होना है। यस मिनिष्का, अभय, जपलीन, गट फीलिंग। ये मत सोचना मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा ही होता है। अब पता लग गया, कुछ और ही सोचना है। चेक। फोर्सेस मैंने बता दिए। भावनी, गट फीलिंग, तुम्हारी रो से कोई एक तो दे। फर्स्ट ही लग रहा है, क्यों? क्योंकि पोलर फोर्सेस हैं। यहां पे भी सिमेट्री डोमिनेटेड, आपको पता नहीं था। जब सिमेट्री की, इसीलिए यही वजह है डाउट सेशन मैंने ममता मैम को कहा था ये वाला मत लेना, क्योंकि मुझे इसके बहाने कुछ और एक्सपेंड करनी है नॉलेज। इसलिए नहीं कि वो नहीं बता सकते या मैं नहीं चाहती थी वो बताएं, मेरे से छूटे ना। यहां पे भी सिमेट्री डोमिनेट कर गई। आई वॉज चेकिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू सिमेट्री। So when you go in class 12th and go for organic, you may find some more things. सारी आज नहीं ले सकती, आज सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट के फेवर में एक दो छोटी छोटी चीजें लानी जरूरी थी, वरना आपको लगता है तुम्हें रटना ही रटना पड़ रहा है। नहीं, दो तीन केसेस में आपको, सिर्फ दो तीन केसेस में मिलेगा सिमेट्री इज डोमिनेटेड, राइट। यहां पर भी मेल्टिंग पॉइंट में डेटा देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री। तो अब अपनी कॉपी में अपने हिसाब से रीजन लिख लीजिए। इसका रीजन मैंने लिख दिया, सिमेट्री। जो लोग अपना फिजिक्स के ट्यूशन की वजह से, काफी लोग हैं ऐसे मेरी क्लास में जो फिजिक्स के बैचेस की वजह से, एंड विच इज नॉट एट ऑल अ रॉन्ग थिंग, आप डाउट सेशन नहीं लगा पाते। डाउट सेशन का एक एडवांटेज होता है, आप किसी की चीजें सुन के आपका एरिया बढ़ता है। आई सजेस्ट यू चूज अदर ऑल्टरनेट। और अदर ऑल्टरनेट पे हम आपको कई अलग स्लॉट्स में बुला चुके हैं। इंदर जैसे आप दोपहर 3 बजे के स्लॉट में एक दो बार आए हैं। शौर्य, आप और जब जी एक आधी बार 5 बजे के, बस एक ही बार 5 बजे के स्लॉट में आए हैं। कुछ लोग, शायद फलक तुम सुबह 11 बजे वाले स्लॉट में भी आए हो, ट्यूसडे ऑल्टरनेट। वी आर अवेलेबल एट एवरी स्लॉट प्रोवाइडेड वी शुड नो इन एडवांस। एक बार मान्या को भेजना पड़ गया था, हम बिजी थे। तो वी आर अवेलेबल बिकॉज नाउ 12th हैज kept us free till 1st of Feb. तो प्लीज कम एट एनी अदर ऑल्टरनेट, एनी अदर डे, नॉट एवरी ऑल्टरनेट। कोई भी एक दिन आके अपने डाउट्स लीजिए। नहीं तो मैं क्लास में ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपसे डाउट सेशन मिस होने दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मेरी 12th है ये। सो कोशिश करिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। आज किसी एक के सवाल पूछने की वजह से मैंने ये लिया क्लास में, राइट। तो कीप अस आस्किंग। हो गया बच्चों ये? अब चलें आज के टॉपिक पे, जो लास्ट क्लास में जहां पे छोड़ा था हमने, मेल्टिंग पॉइंट पे जो भी कंफ्यूजन था वो 11th में बस इससे ज्यादा आपको दिया नहीं जा सकता। अभी भी मेरे को 12th के एग्जाम्पल्स लाने पड़े। तो सबसे पहले मेरा फोकस आज क्या था? आपको वेरियस फोर्सेस क्लियर करना। तो अभी तक आपकी वोकेबलरी में कहिए या डिक्शनरी में कहिए, 3 फोर्सेस आ गए मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले। एक लंडन फोर्स, जिसको कि डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, दूसरा डाइपोल डाइपोल, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको तो नहीं भूलेंगे। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट क्लास का डिस्कशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा था हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन में हमने बात कर ली थी, फ्लोरिनेशन क्यों प्रेफर्ड नहीं है, क्लोरिनेशन क्यों प्रेफर्ड है, ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन में क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट करते हैं। क्लियर एवरीवन? इतना हो चुका था। और मैंने फिर ये शायद आपके साथ डिस्कस किया था और नीचे की लाइन छुपा दी थी कि वो आपको दिखनी भी नहीं चाहिए। दिस वॉज द डिस्कशन। और एक एंड में मैंने एग्जाम्पल लिया था, शायद वही टेस्ट में भी था, उससे मिलता जुलता था, काफी बच्चों का वो गलत भी हुआ है।
अब यहीं से शुरू करती हूं। अगर मेरे पास एक से ज्यादा तरीके के हाइड्रोजन अवेलेबल हैं तो कौन पहले सब्स्टिट्यूट होगा? वो वाला हाइड्रोजन पहले निकल भागेगा जिसके निकलने के बाद पीछे बनने वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो। और हमें पता है सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी, एंड फर्दर टर्शरी इज मोर स्टेबल देन बोथ। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, लास्ट क्लास में आपको 55% और 45% पे भी ला चुकी थी, और मैंने ये कहा था ये अभी आपको रटना नहीं है। लेटेस्ट क्वेश्चन जो नीट और जेई के हैं वो परसेंटेज निकालने पे हैं, क्योंकि थक गए अगले एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछते पूछते, आप उड़ा दोगे इन क्वेश्चंस को अगर आए, और अगलों को भी पता है लड्डू हो जाएगा बच्चों के लिए। तो मैं आज क्लास के एंड में ये परसेंटेज निकालना आपको सिखाऊंगी, बट उससे पहले आगे की डिटेल को समझते हैं। अब मुझे यहां पर एक बात समझ में आती है क्लोरीनेशन को लेके, क्यों ये मेजर बना। लेकिन आप देखिए ये कोई मेजर बनना है, वैसे देखा जाए तो क्या फर्क है दोनों में? मात्र 10% का। और हम जानते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। तो आप कहिए 90% तो बनता, कम से कम 90% तो छूता, तब मैं मानती है मेजर इज बाय जस्ट मार्जिन ऑफ 10% या 10% जस्ट। तो देयर इज समथिंग विच मस्ट बी मिसिंग। हम यहाँ कुछ मिस कर रहे हैं, और वो क्या मिस कर रहे हैं वो अब हम आगे देखते हैं। 45% वो क्यों बना? पहले तो मेरे को यहां दिक्कत है भाई, जब ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये सबको क्लियर है प्राइमरी फ्री रेडिकल यहां बना था, जब प्राइमरी फ्री रेडिकल स्टेबल ही नहीं था तो ये 45% भी क्यों ये? पहले तो मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। मेजर तो मैं बाद में सुलटूंगी, फिर काहे का अनस्टेबल? उसके लिए हुआ क्या? इसमें कोई शक नहीं है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन जल्दी सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था, बहुत जल्दी। लेकिन प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 6। चेक। आपने बहुत बेसिक मैथ्स में प्रोबेबिलिटी टर्म सुना होगा कि एक रूम में 6 ग्रीन बॉल्स हैं और एक रेड बॉल है। रेड बॉल बहुत ज्यादा उछल रही है आपसे टकराने के लिए। आप घुसो तो रेड बॉल बहुत तेज उछलती है आपसे टकराने के लिए, लेकिन वो है एक। और 6 ग्रीन बॉल्स हैं जो उतना नहीं उछल पा रही, कम उछल रही हैं आपसे टकराने के लिए। प्रोबेबिलिटी क्या है? आपको कौन पहले टकराएगा? 6, क्योंकि 6 इज 6 टाइम्स देन 1। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? जो ज्यादा है उसके ज्यादा मिलने के चांसेस हैं, ज्यादा मीट करने के चांसेस है। तो यहां पहली बार आता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर इन अ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली ऊपर वाले एग्जाम्पल में 6 प्राइमरी हाइड्रोजन थे और सिर्फ सिर्फ एक ही था, सिर्फ एक ही सेकेंडरी हाइड्रोजन था। पता नहीं मैंने ओनली 2 क्यों लिखा। अच्छा 2 है तो सही, सॉरी। एक साइट पे था लेकिन नंबर कितने? 2। तो प्राइमरी हाइड्रोजन 6 थे मेरे पास और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने थे? 2। प्रोबेबिलिटी में ये थोड़ा आगे निकल गया। दूसरे एंगल से सोच के देखो, सिर्फ 2 होते हुए भी, सिर्फ 2 होते हुए भी ये 55% बना गया। तो मेजर तो रहा। यानी क्लोरीनेशन में प्रोबेबिलिटी, क्लोरीनेशन ओनली, नॉट ब्रोमिनेशन। लास्ट के सवाल पे आ रही हूं जिसपे छोड़ा था मैंने। क्लोरीनेशन में या किसी में भी अभी तो मेरे को पता चल रही है नई नई बातें, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज गोइंग टू काउंट। अब मैं कितनों को ज्यादा मानूं कितनों को कम? आपने यहाँ 6 और 2 दे दिया, सपोज 4 और 3 आया तो मैं क्या करूं? यही आते हैं आपके सवाल और आएंगे भी। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देंगे आपको। पहले बताइए ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर वाली बात, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या बात कर रहे हैं? नोटेड? साथ कुछ केसेस लेंगे जिसमें मुझे ये पता चल सके कितनी परसेंटेज बनेगी, कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट ना भी करना हो, एटलीस्ट मुझे पता हो प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल मेरे लिए यूजेबल मतलब क्या है। तो इससे मेरे को अब एक डिटेल में आ गई डिमांड। हमने देखा क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन तो होता ही नहीं है। जब हमने देखा क्लोरीनेशन तो हमें क्या पता चलता है? रेट, स्पीड, कितनी स्पीड से सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन्स का हो रहा है। अगर मैं रेशो दूं टर्शरी इज टू सेकेंडरी इज टू प्राइमरी, हैव अ लुक। अगर प्राइमरी हाइड्रोजन जिस स्लो रेट से हो रहा है, सबसे स्लो रेट से तो प्राइमरी हाइड्रोजन ही हिलेगा, उसके रेट को मैंने 1 मान लिया, उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी कितना? 3.8 टाइम्स। इसी के कंपैरिजन, ये इसका कंपैरिजन नहीं है, 1 का कंपैरिजन है।
कंपैरिजन में टर्शरी का रेट कितना 5 टाइम्स, 5 गुना स्पीड से, राइट 5 टाइम्स जाता है। तो अब इसी चीज को लूं, सबसे पहली बात जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन में तो डाल दिया था, लेकिन उसके लिए कोई प्रूफ नहीं लाई थी कि ब्रोमिनेशन इज हाईली सिलेक्टिव और ब्रोमिनेशन इज वेरी फास्ट, कुछ ऐसा मैंने बताया था। अब देखिए इस बात को समझते हैं, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अब बच्चों को ये तो समझ आ गया रेट का क्या मतलब है, कितनी स्पीड से जा रहा है। ऐसे ही ब्रोमिनेशन में तो गजब का ही डिफरेंस दिखा। हैव अ लुक, ब्रोमिनेशन प्राइमरी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने में उसका रेट है 1, रेट की यूनिट अभी मैं नहीं दे रही 1, और टर्शरी को सब्स्टिट्यूट करने में देख रहे हो 1600 गुना, 1600 टाइम्स। तो यहां तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी फेल हो जाएगा। अगर टर्शरी 1 है और प्राइमरी 15 भी है, चेक, प्राइमरी अगर 15 है तो उन सबका मिला के रेट कितना होगा, सिंपल मैथमेटिक्स, 15 प्राइमरी और जिसमें एक रेट इज 1, और अगर एक अकेला भी टर्शरी होगा उसका रेट कितना हो जाएगा, कर सकते हैं अंदाजा आप। इससे मुझे पता चलता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर ब्रोमिनेशन में तो काम ही नहीं करेगा भाई, वहां का टर्शरी तो बहुत ही ज्यादा 1600 टाइम्स फास्ट है। तो तुम 15 प्राइमरी भी ले आओगे ना तो भी ब्रोमिनेशन में प्राइमरी 15 होते हुए टर्शरी पहला ही एक ही बहुत है, वही सब्स्टिट्यूट होगा, दूसरा तो मतलब टर्शरी तो 99% पे चला जाएगा। 100 बोलते हुए हम लोग डरते हैं बिकॉज नेचर में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। सो पहली चीज, प्रोबेबिलिटी factor do not work in bromination, it work only and only in chlorination। कुछ लास्ट क्लास में मैंने बोला था क्लोरीन में तो ये होगा, ब्रोमीन में तो यही होगा, बट क्लोरीन में ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास यहीं से पकड़ेंगे। वो क्वेश्चन अभी मैं दोबारा ला रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सको लास्ट क्लास में क्या बता के छोड़ा था, अब आप खुद ही आंसर दे लोगे। सो अब मैंने नीचे एग्जाम्पल के तौर पे ब्रोमिनेशन, और यही कैलकुलेशन करनी है आपने जो मैंने करी है, यही है कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करना है बस, ये तो कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए कि अगर किसी केस में 9 प्राइमरी दे रखे हैं टोटल रेट कितना हो जाएगा 9, और अगर सिर्फ एक ही टर्शरी दे रखा है टोटल रेट कितना हो जाएगा 1600। तो 1600 और 9 का कोई कंपैरिजन है क्या? एट एनी कॉस्ट है वही मेजर बनाएगा, और मेजर भी बहुत तगड़े वाला मेजर, 80% 90%, वो परसेंटेज भी निकालनी है, वो एंड में क्वेश्चन आएंगे जेई एडवांस ओलंपियाड्स और नीट के, वो मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ। बट उससे पहले उसका बेस क्विकली नोट डाउन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। एक लाइन और बोलती हूँ, नोट करते करते सुनना और समझना और फिर एंड में नोट करना। चेक मैं क्या बोल रही हूं। ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरिनेशन। नदीश, आर्जा, ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव देन क्लोरिनेशन। मेरे को पहले उल्टा बाद में बोलूंगी, पहले इस पे आने दो। सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है? मैं सिर्फ सिलेक्टिव का मतलब कह रही हूं। प्रोडक्ट कर ली, जो लोग भी लिख रहे हैं एक बार दोबारा सुने। ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव देन क्लोरिनेशन। प्रिया, यस यही मतलब है, बी सिंपल, बिल्कुल सही मतलब लाए, गुड। ब्रोमिनेशन इज सिलेक्टिव मींस उसको सिलेक्ट करने में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उसने टर्शरी को अटैक करना है, 1600 गुना टाइम्स है उसका रेट, उसका तो सिलेक्टिविटी डिसाइडेड है। क्लोरिनेशन इज कंफ्यूजिंग। आपने देखा 45% और 55% जो पिछली स्लाइड पे था, ये कोई सिलेक्टिविटी है क्या? एक 55% बना, एक 45% बना, दिस इज नॉट सिलेक्टिविटी। तो नियरली बराबर पे आ गए। 5% ये कम हो जाता, 5% ये बढ़ जाता तो मैं 50-50 बोल रही होती। दिस इज नॉट सिलेक्टिविटी। एक भी प्रोडक्ट को मैं इग्नोर नहीं कर सकती, यहाँ पे दोनों ठीक ठाक मात्रा में बने हैं। यहां पर ब्रोमिनेशन में मैं इसको ना भी लिखूं ना प्राइमरी वाले को चलेगा, एक 3-4% सारा बन रहा है, भूल जाओ। तो अगेन आई एम सेइंग माय स्टेटमेंट, ब्रोमिनेशन इज सिलेक्टिव। चेक, अगर वो मतलब लिया जाए जो प्रिया ने लिया,
हम तो अभी यही मतलब ले रहे हैं, अगर कोई और मतलब आएगा तो आई विल चेक ऑन दैट ऑल्सो। बट अब बताइए, नोट हो गया, मतलब क्लियर हो गया आप सबको? हाँ जी, जल्दी और उस पे आ रही हूं मैं अभी आ रही हूँ, जल्दी और उस पे भी आ रही हूँ। पहले मेरे को सिर्फ सिलेक्टिव वाली बात पे करना है, फिर मैं फास्ट और स्लो पे भी आती हूँ। यहां क्लियर सबको? अब जब उसने पूछ ही लिया तो फास्ट और स्लो पे भी यही बात कर लेते हैं। क्या लिखवाया लास्ट क्लास में मैंने? ब्रोमिनेशन इज स्लो। क्यों? आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? प्लीज ये मत लगाना। चाहे मैंने क्लोरीनेशन फास्टर बोला हो, चाहे मैंने ब्रोमिनेशन फास्टर बोला हो, आपको क्या लगता है क्यों? क्या ओवरलैप? साइज कंपैटिबिलिटी। तो यस, मेरी क्लास बताए, चलो इन दो ने थोड़ा बहुत बता दिया। क्या फास्ट लिखवाया था इंदर? शायद लास्ट क्लास में मिसिंग थे। होल्ड इट, मिसिंग थे लास्ट क्लास में, नोट्स बनाए? काफी मिसिंग रहते हो। कौन सा हफ्ता ऐसा है जिसकी तुमने तीनों क्लासेस लगाई हो? शुड आई स्कोल्ड यू नाउ, या डरूं अभी भी? बच्चे कद में तो मेरे से बड़े हैं, डांटना चाहिए कि नहीं? तुम बताओ क्या करते अगर मैं होती तुम्हारी जगह? चलने देते? अपने छोटे भाई बहन को यही सलाह दोगे, हफ्ते की एक क्लास तो छोड़ ही दिया कर यार? सीरियसली, क्या तुम सच में अपने छोटे भाई बहन, अपने अड़ोस पड़ोस में छोटे बच्चे, फैमिली में, या अपने बच्चों को ये सलाह दोगे? फिर व्हाई यू आर डूइंग दिस? ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रही होगी, व्हाई यू आर नॉट मेकिंग नोट्स? आपकी आज की क्लास यूजलेस है। ये मैंने एक दिन पहले भी किसी को कहा था, शायद प्रेशा जिस दिन नोट्स नहीं बना के आई थी, उसको मैंने वहां बिठाया था कि तुम पहले पिछली क्लास के नोट्स बनाओ। शी डिड इट पॉजिटिवली, और उसके बाद मजाला एक क्लास छोड़ी है उसने। आपके ऊपर मैं बहुत बार बहुत क्लासेस में ये लगा चुकी हूँ। आई डोंट नो, आज की क्लास में तुम्हारे लिए तो टॉर्चर चल रहा है, पता ही नहीं तुमको हो क्या रहा है। सो टेक योर कॉल, अभी आपको क्या करना चाहिए प्लीज खुद डिसाइड करिए। जसकरण, क्या लिखवाया था मैंने? क्लोरीनेशन फास्ट की ब्रोमिनेशन? मिथिलेश, क्लोरीनेशन इज फास्ट। क्लोरीनेशन इज फास्ट, क्या लगता है क्यों? यहां से आ गया जवाब, मैंने सुना नहीं। क्यों क्लोरीनेशन फास्ट होगा? एनीवन? फीलिंग गलत हो सकती है, चलेगा। ऋषा, राइट, साइज कंपेटिबिलिटी, आगे जोड़ दो बात को। राइट, तो बनने वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको फास्ट होना बनता है। कहीं से रिएक्टिविटी भी आया, आई थिंक वो भी बनती है बात। मतलब आई फाइंड इट गुड, कहीं से रिएक्टिविटी आया, मैं पहचान नहीं पाई कहां से आया, बट कहीं से आया, गुड। तो इसको भी लिखिए यार, रिएक्टिविटी को कैसे भूल सकती हूं मैं? तो अब लिखिए आप, क्लोरीनेशन इज फास्ट बिकॉज, खुद से लिखिए दोनों स्टेटमेंट्स। एक में साइज कंपैटिबिलिटी को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती, और रिएक्टिविटी को तो कतई नहीं इग्नोर कर सकती। लिखिए, आपको ऐसे सजा के देते हैं, आप आंसर सही दे देते हो। मैंने अगर डायग्राम ऐसे दिया, आपने इतनी देर भी नहीं देनी मेरे को कि मैं क्वेश्चन लिख सकूं, उससे पहले प्रेडिक्ट कर लेना मैम ये पूछ रही होगी। सेम इज विद एवरी एग्जामिनर, सबको पता है बच्चों को परेशान कैसे करना है, सिलेबस तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसको तो देखते ही आप कह दोगे टर्शरी 1 है, प्राइमरी कितने हैं? 9, 1 into 9, 9 into 1 कितना आ जाएगा? दिख ही रहा है। और एक ही टर्शरी है, और टर्शरी का रेट 1 के मुकाबले, प्राइमरी के मुकाबले 5 टाइम्स था। तो जहां मैंने मल्टीप्लाई 1 से किया, वहां मैंने इसको मल्टीप्लाई 5 से किया। ओवरऑल कौन जीत गया? 9। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला। टर्शरी होते हुए भी ज्यादा चांसेस हैं प्राइमरी के निकलने के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फैक्टर विंस। क्लोरीनेशन में तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर काम करता है, और इसका माइनर। पहला चैलेंज आता है, क्वेश्चन ऐसे ना देके ऐसे मिलता है। अगर आप आज गूगल पे ढूंढो ना पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एल्केन मत ढूंढना, ये कोई भी एल्केन में नहीं लेता, एल्काइल हैलाइड चैप्टर 12th का। तो उसमें ये वाला क्वेश्चन 2012 से लेके 2017 तक नॉन स्टॉप किसी ना किसी तरीके से आया, किसी ना किसी तरीके से। बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के, मल्टीपल ऑप्शन करके, इंटीजर टाइप करके, नंबर ऑफ आइसोमर पूछ के, वगैरह वगैरह, अब बंद हो गया है क्योंकि इतना रेपिटेटिवनेस हो गई। तो अब आप देखिए लैंग्वेज क्या होती है उस वक्त लैंग्वेज होती है, हाउ मेनी आइसोमेरिक C4H9Cl आर पॉसिबल बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन। अगलों ने आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला भी दे दिया, कितने आइसोमर्स बनेंगे इंटीजर टाइप, 1 2 3 4 0 वटेवर, जो मर्जी आप लिखो उसमें। तो अब मेरे को सबसे पहले तो आइसोब्यूटेन पता होना चाहिए। आइसोब्यूटेन दूसरे कार्बन पर अगर CH3 की ब्रांच है तो चेरी उसको आइसो कहते हैं, तो मैं कंफ्यूजन है। हाँ,
ये कंफ्यूजन बीटेक फर्स्ट ईयर तक रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री आती है बीटेक के, ये तभी भी मेरे को घंटियां आती हैं। आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मैम एक बार दोबारा बता दो। मुझे बता रहे हैं आप लोग ये आइसोब्यूटेन क्यों है? क्योंकि इसके कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल है। क्या ये सेकेंडरी है? कोपल, प्रज्ञा, प्रकृति, क्या ये सेकेंडरी ब्यूटेन कह सकती हूँ इसको मैं? फिर क्या कहूं? टर्शरी ब्यूटेन तो नहीं कह सकती, लेकिन ये कह सकती हूँ इसमें एक टर्शरी कार्बन है। इसको सेकेंडरी नहीं कह सकती मैं, टर्शरी कार्बन है इसमें एक। एनीवेज, अब जैसे ही मैंने आइसोब्यूटेन पढ़ा, मेरे को मेरे रफ वर्क में ये बनाना पड़ेगा। उसका हेलोजिनेशन एक ही बार करना है, एक ही एच हटाना है। तो प्रेफरेबली आप या तो ये वाला हटाओगे, राइट, या फिर ये वाला। आपको मेजर माइनर नहीं पूछ रही मैं। हाउ मेनी आइसोमेरिक? दो ही पॉसिबल है इसमें। आंसर विल बी 2। मोर देन 2, मोर देन 3, वॉटेवर, कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं मेरे पास। इसका आंसर 2 होगा। मेजर माइनर ना पूछ के ये एक साल ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, 2015 में शायद यही आया था। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी 12th में इनबॉक्स सॉल्व क्वेश्चन है ये। उसके 3 पार्ट से तीनों ले रही हूं आज की, तीनों बहुत अच्छे हैं। वो जो लगातार रिपीट हुआ है उसमें वो 3 पार्ट्स रिपीट होते गए हैं, तो बेस तो मेरा वहीं से बनना शुरू होगा। अब ब्रोमिनेशन में अगर सेम चीज पूछ ली होती तो क्या करते हैं हम? कोई चांस नहीं 2 प्रोडक्ट्स बनने का, ओनली 1। 1600 गुना तेज चलता है, तो यहां पर तो सिर्फ वो टर्शरी वाला एच जाएगा, वही मेजर बनेगा। इसमें एक ही प्रोडक्ट आया। इज इट क्लियर? सिर्फ वे ऑफ क्वेश्चनिंग में डिफरेंट था। आई थिंक ये रिपीट सही है। हाँ जी, यस। 2 तीसरा बना सकते हो तो बना दो, पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना? तीसरा तो है ही नहीं। तो यस, इसमें 2 आइसोमर बने, इसमें एक ही बना। इसमें दूसरे का चांस ही नहीं है। 1600 के आगे 1 बीट ही नहीं कर पाए उसको, की बात है। अब एच न्यू जहां भी आप देखते हो, अभी तक तो एच न्यू ही देख रहे हो, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। लाइट की हेल्प से होने वाला रिएक्शन कहलाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे फोटोग्राफी, फोटोसिंथेसिस, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ऑल आर फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट के बिना नहीं होंगे। अगर मैंने एच न्यू हटा दिया 12th में और आपको मिलेगा डार्क लिख दिया, ये नहीं होगा। क्या होगा थोड़ी देर में आ रहा है, बट ये तो नहीं होगा। क्लियर? चल सकते हैं आगे? चलिए, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? प्लीज, अगर मैं इस H की जगह और इस H की जगह Cl लगाऊं, IUPAC नेम सेम आएगा कि नहीं आएगा? एक बार सोच लो। बोथ आर सेम। आप कल को ये ऑब्जेक्टिव करोगे कैसे? क्योंकि टाइम कम होता है उस दिन, 1 मिनट नहीं होता इसके लिए। तो आपको ऐसे ही करना चाहिए जो सही तरीका हो गया। डिटेल बहुत। इन दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा, काउंटेड 1। दूसरा प्रोडक्ट इससे बनेगा, काउंटेड 2। तीसरा प्रोडक्ट इससे बनेगा, काउंटेड 3। अब मेरे को नहीं पता चौथा बनेगा कि नहीं। आई एम वेटिंग। बस IUPAC डिफरेंट है तो वो प्रोडक्ट डिफरेंट है। चेक IUPAC डिफरेंट है कि नहीं। क्लियर? अब आपका वो नहीं, ये सारा चल रहा है जेई नीट। आपको ही ना पूरा लंबा पन्ना नहीं भर के करना, ये सिर्फ उतने में ही होना चाहिए जितना मैंने यहां किया। इन दोनों का एक ही, दूसरा विद स्लो स्पीड, तीसरा, चौथा। पता ही लग रहा है यार इसका। यहां तुम Cl लगा दोगे, IUPAC सेम कैसे हो सकता है? मेरी मजबूरी है, मेरे को 1 इसको ही देना पड़ेगा, राइट? तो अपने आप मिथाइल की लोकेशन क्या हो जाएगी? 3। IUPAC नेम बदल गया। तो इसको बहुत ध्यान से करिए कि पेन नहीं उठेगा। बिना पेन के कर सको तो फायदा तो तभी है कि गलती हो, वरना मेरे को लगेगा एम ही ले आई एग्जाम्पल। हाउ मेनी? परफेक्ट। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसको कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस अगर गलत किया तो। लिखा हुआ है क्यों? बहुत सिंपल। अगर मैं चलूं भाई C5H10 फिर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हमने पढ़ रखी हैं चीजें, हमें पता है साइक्लोएल्केन नाम की भी तो एक चीज होती है, वो भी तो एल्केन है, राइट? और आइसोमेरिज्म में लिया है मैंने कि आपके पास साइक्लोएल्केन भी एक पॉसिबिलिटी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैचेस विद एल्कीन, तभी आई बात DB। और जो लोग कर पा रहे हैं क्विकली, वेरी गुड। जो नहीं कर पा रहे मेरे जैसे, मैं नहीं करती थी DB जब मैं आपके जितनी थी, मेरे को नहीं पता था DB, पर मेरा ऑर्गेनिक में काम मस्त चल गया अपने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में, उसी के बेस पे पहुंच पाई जहां पहुंची। क्यों? क्योंकि आपको एक कहते हैं ना, फील से हो जाते हैं, क्वेश्चन दिख जाता है। तो आपके पास ये साइक्लोपेंटेन है,
साइक्लोपेंटेन एल्केन है, इसीलिए इस पे एल्केन वाले रिएक्शन होंगे। मैं यही रुक सकती थी, इसका DBE1 है। बहुत लोग धीरे धीरे बोल रहे थे, मैं नहीं सुनना चाहती। इसमें तो एक पाई बॉन्ड है, अगर इसमें एक पाई बॉन्ड है फिर तो पाई बॉन्ड टूटेगा, सबसे कमजोर वो है, फला ढिमा, कुछ भी आप सोच के कंफ्यूज होके छोड़ सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो। सीधी साफ बात, यहां इस रिएक्शन की असली मेरे को चीज पता चलती है। कुछ नहीं सोचना आपने। अगर आपको ये रिएक्शन दिया है कि आप Cl2 और HNu कर रहे हैं, वन लास्ट टाइम आई एम टेकिंग इट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, फॉर नेक्स्ट 1 ईयर ऑल्सो। अगर ये दो चीजें सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ढूंढेंगी, सैचुरेटेड कार्बन, उसके H को सब्स्टिट्यूट करेंगी, यही 12th 11th की ऑर्गेनिक में बच्चों को डिफिकल्टी आती है। हम भूल जाते हैं कौन सा रिएजेंट क्या करता है, तो हर चैप्टर के एंड में हम समरी बनवाते हैं, मेरी बुकलेट में भी दी हुई है सारी, एक ही पेज पे सारे रिएक्शन एक साथ समरी, जिसमें सारे रिएजेंट्स आ गए। आज के बाद इवन इन क्लास 12th जब आप ये दोनों देखेंगे, आप क्या ढूंढोगे? ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लो, दो का आपकी बारी नहीं आनी, मोनो पे ही रहना है। तो इसमें तो सारों पे एक एक क्या है, तो दो दो हाइड्रोजन, लेकिन हमें पता है हमें मोनोक्लोरिनेशन की बात की जा रही है। कोई भी हाइड्रोजन निकाल दो, उसकी जगह Cl लगा दो, एक ही चीज बननी है। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग वन प्रोडक्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 क्लोरीन थे तो हमने 4 प्रोडक्ट डाल दिए, यहां पर 5 कार्बन थे तो हमने 4 प्रोडक्ट डाल दिए, यहां पर 5 कार्बन है बट हमने कितना प्रोडक्ट डाला? एक। ये एनसीईआरटी के उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि अगर आपको एक एल्केन दिया जाए C5H10 और उसमें एक ही आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन रहा है मोनोक्लोरिनेशन पे, वो कौन सा है? आइडेंटिफाई C5H10 का स्ट्रक्चर कर लिया आइडेंटिफाई, साइक्लोएल्केन है। तो अब आप ये सोचो, अच्छा ये रिएक्शन एल्केन में भी होता है, साइक्लोएल्केन में होता है? नहीं, ये रिएक्शन हर उस कार्बन में होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 12th में अल्कोहल में आ जाएगा, एसिड में आ जाएगा, एल्डिहाइड में आ जाएगा, कीटोन में आ जाएगा। आपको सिर्फ वो कार्बन ढूंढना है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उस पर अगर एक भी हाइड्रोजन है, टपाक से हटा दो उसको। ये कुछ और नहीं देखता, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है इसके, ये सिर्फ एक कंपाउंड में यही देखता है। लेट मी चेक किसको ये बात रिटेन हुई, किसको नहीं। एक और दे रही हूं, बिना पेन उठाए दीजिएगा, पहले किसी को ये नोट करना है तो कर सकता है। मैं एल्कीन नहीं, मैं उससे भी डिफिकल्ट चीज बनाती हूँ, साइक्लोएल्कीन, क्योंकि साइक्लिक में हमें आजकल साइक्लिक आर ट्रेंडिंग, ओपन चेन आके थक गए और बच्चे उड़ा देते हैं उसको। चेक एंड गिव मी आंसर। अब पहली बार आपके पास कुछ ऐसी चीज आई जो डायरेक्टली बताई हुई नहीं है, इनडायरेक्टली सारी, सुन लिया मैंने, इनडायरेक्टली सारी बताई हुई है, जिसपे आप सोच सकते हैं हमें कराए बिना दे दिया, ये है वो चीज। हमें कराया नहीं, देखिए कैसे सब कराया, लेकिन जोड़ना, इंप्लीमेंटेशन कम्स बाय टाइम। अब आप सोचिए, यहां पर मैं 3 पोजीशंस लोकेट करती हूं, एक तो ये, एक ये छोड़ दूं, सबको पता चल गया ना कि ये दोनों सेम है, एवरीवन। अब बची मेरे पास 2 लोकेशन, मैं दोनों का पहले इंटरमीडिएट, आपको इस चैप्टर को शुरू करते वक्त भी बोला था, सारा खेल इंटरमीडिएट का है, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, बस एक आधी जगह सिंगलेट और डबलेट कार्बीन आएगा जो हम पढ़ चुके हैं, वो जब आएगा तब बात करेंगे। एक ये, अब तक काफी लोगों को सेंस आ गया होगा कि क्या आने वाला है, बोलना मत, बस मुझे कंप्लीट करने देना, जिनको नहीं आया उनके लिए। तो ये 2 बने मेरे पास इंटरमीडिएट, और इस पे फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी वाली पूरी क्लास आप याद कर लो, कार्बोकेटाइन से बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे। इन दोनों में से कौन सा रेडिकल स्टेबल होगा? दोनों सेकेंडरी हैं। जब दोनों सेकेंडरी हैं, दोनों प्राइमरी हैं, दोनों टर्शरी हैं, मैंने कहा था तब तो आपको कुछ और ही देखना पड़ेगा, अदर फैक्टर्स। क्यों? जब जी यहाँ कुछ और फैक्टर, कोई और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिख रहा है मेरे को। हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में बराबर है, सेकेंडरी है। रेजोनेंस के होते मैं हाइपर कॉन्जुगेशन सुनना पसंद नहीं करूंगी, इसमें है रेजोनेंस। तो यहां पर ड्यू टू रेजोनेंस, अब रेजोनेंस क्या है आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बना सकते हैं, कोई नहीं मांगेगा आपसे, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं चल रही, कोई नहीं मांगेगा, आपको पता होना चाहिए आपकी कॉपी में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से मेजर होगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल? 2, 1 इज मेजर, दिस एंड वाई मैंने बात कर ली। एनी डाउट इन दिस? पहले बताइए फिर अगला कुछ सोचती हूं। मैं कह रही हूं ना, रेजोनेंस के होते हुए आप हाइपर कॉन्जुगेशन लाते ही नहीं हो। मैंने इसलिए इसको सीरियसली ही नहीं लिया, बिल्कुल बिल्कुल ही अलग आंसर पे जाओगे, टोटली दिख ही रहा है वो तो। चेक,
डू यू एग्री विद व्हाट आई हैव रिटन? चेक एवरीवन। ये भी इजी है बट आया हुआ है पास्ट ईयर्स का, आपको मिल सकता है कहीं भी। तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन अब नहीं देखने चाहिए, हो गया, ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देना चाहिए 1 मिनट में। मैंने नंबर भी लिख दिया, इंटू नहीं किया, वो करने की जरूरत नहीं लगी मुझे। किसी को भी दिक्कत लगे अब के मैंने सेकेंडरी और प्राइमरी का कंपेयर, अब वो भी पूछ लेते हैं, देख लेते हैं अगर ये क्वेश्चन आया तो। सेकंड और थर्ड मैं एक बार देख लूं कौन से वाला। ये दोनों कह रहे हो, इनके रेडिकल बनाओ और हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म सोचो। यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जो प्रिया कह रही है इसमें और इसमें कौन सा मेजर माइनर, उसको तो भूल जाओ, इन दोनों में कौन सा। जो भी इनके इंटरमीडिएट बन रहे होंगे अपने आप हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बनाओ, उससे बताओ तो मेजर ये बना कि ये ऊपर वाला। तो लिख दो यहाँ पे तुम लोगों पे ट्रस्ट करके, लगा लो ना, मेरे को तो चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर लग रहा है तो बताओ, तो वो तो लग ही नहीं रहा होगा। नहीं, किसके दो दो के? इन दोनों की बात हो रही है। और वैसे किसका यूपीएससी सेम आ रहा है? पहले बताइए ये क्लियर। मैंने सबसे मेजर कैसे ढूंढ के लिखा, उसके बाद मेरे को जरूरत पड़ गई हाइपर कॉन्जुगेशन की। यस, पहले तो मैंने अपना जो पढ़ के आई रेट का, सिलेक्टिविटी का, कि भाई ये किसको करेगा चूज सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करने को। एक हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन 6 थे, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी 6 थे, वो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इंटू 1 से, इंटू 3.8 से। क्लियर है सबको यहां तक? चलिए, ब्रोमिनेशन के लिए क्या करते हैं इसका? ब्रोमिनेशन में कोई चॉइस ही नहीं है, 80 टाइम्स है शायद सेकेंडरी वाला, मुझे जहां तक याद है 80 समथिंग। चलो इतना तो गलती मेरे को करने दो यार, 80s में टाइमिंग है उसकी पूरी, तो इट मींस वो ही वो बनेगा। यहां पर ये तो भूल जाओ, बहुत ही कम बनेगा। इन दोनों में भी हाइपर कॉन्जुगेशन से ढूंढोगे आप, इन दोनों में अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन से ढूंढोगे, तो क्या सेम था? मेजर प्रोडक्ट इज सेम दिस टाइम। सो एवरी टाइम नहीं आप ये कह सकते कि मेजर माइनर अलग हो जाएंगे ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन। फॉर ब्रोमिनेशन इट इज सेम। ये भी एक बार का क्वेश्चन आया, आई लाइक दिस क्वेश्चन क्योंकि इसके 4 ऑप्शन थोड़े अजीब से थे। दोनों में प्रोडक्ट सेम होंगे, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, और उसको भी पलट दिया और डेटा इज इनसफिशिएंट कर दिया। तो सेम बनने चाहिए, किसी को प्रॉब्लम हो तो आई एम वेटिंग। रिएक्शन में गलती से ऑक्सीजन आ गई, इट इज अ इनिबिटर। क्योंकि ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? इट इज रेडिकल इनिबिटर। कहते हैं ना दिन में आपको 5-7 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लेनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग, किसी को भी कोई भी हेल्थ इशू है, आप पैनिक होते हैं, आप घबराते हैं, आप किसी भी तरह की ऐसी स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? डीप ब्रीथ। क्या होता है डीप ब्रीथ से? आपके पैनिक, स्ट्रेस या कोई भी हेल्थ इशू में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है? रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वो रेडिकल्स का बनना एक ही काम करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को अटैक करना। रेडिकल्स को इनिबिट करने का काम करती है ऑक्सीजन। तभी कहते हैं डीप ब्रीथ, डीपेस्ट ऑफ सेल तक जाके आपकी ऑक्सीजन पहुंच पाए, आप हाफे ना। घबराहट में यूजुअली ब्रेथलेसनेस होती है, एंड इट क्रिएट रेडिकल्स। और अगर आप प्रॉपर ऑक्सीजन लेते हैं तो रेडिकल को इनिबिट करने के लिए ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड होमोलिटिकली फिशन देता है, और एक साथ 2 रेडिकल बनते हैं, ये जाके बने हुए रेडिकल को अपने साथ अटैक करवा लेते हैं। रेडिकल इनिबिटर। अगर आपने इस रिएक्शन में O2 डाल दिया, रिएक्शन रुक जाएगा, एफिशिएंसी 0, या रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिएक्शन डेड हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। और अगर आपने इनमें से कुछ दे दिया, दे आर रेडिकल इनिशिएटर। क्या है ये देखिए, टेल तो आपका बड़ा सुना हुआ होगा, टेट्रा इथाइल लेड सुना हुआ है? अरे 9th-10th में मतलब साइंस पढ़ी है, 8th 9th 10th कोई क्विज विज हुए हैं स्कूलों में कुछ छोटे मोटा, कोई बेसिक साइंस की चीज? अच्छा, पेट्रोल पंप पे तो कभी गए होगे? पेट्रोल पंप्स पे हिंदी में लिखा होता है सीसा रहित पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल, इंग्लिश में लिखा होता है। क्या मतलब है ये सीसा रहित? हिंदी में लेड को सीसा बोलते हैं, शीशा नहीं, सीसा बोला ही ये जाता है हिंदी के नामों में। और लेड, अनलेडेड पेट्रोल, आप देखिए बैन है लेडेड पेट्रोल। वाई? पहले लेड का एक कंपाउंड डाला जाता था
टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट था। इंजन की लाइफ बहुत बढ़िया रहती थी, जो इंजन में नॉकिंग होती है उसको रोकने के लिए पेट्रोल में टेल डाला जाता है। लेकिन लेड के साथ प्रॉब्लम क्या है, इट्स अ हैवी मेटल जो कि फिर इंजन एग्जॉस्ट से निकलता है, एक मेजर पोल्यूटेंट जो हमारे ब्रीदिंग जोन में आ रहा था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया कि इंजन की लाइफ गई भाड़ में, पहले आपकी लाइफ है। तो टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड का काम था एंटी नॉकिंग एजेंट फॉर गुड एफिशिएंसी ऑफ इंजन। टेट्रा इथाइल लेड, मिथाइल होगा तो आप कर ही लोगे, ये अब नहीं होता, ये तो बैन हो गया, यूज ही नहीं कर सकता कोई, और दूसरे एंटी नॉकिंग एजेंट्स आ गए। या ऊपर जो मैंने लिखा वो, दीज थ्री आर रेडिकल इनिशिएटर। अगर आपने जो डिस्कस्ड रिएक्शन है उसमें ये डाल दिया तो रिएक्शन की यील्ड और बढ़ जाएगी और जल्दी होगा और क्विक होगा। क्लियर? व्हाट डू आई मीन बाय रेडिकल? 12th में कहीं भी आ सकता है, और फ्री रेडिकल वाले रिएक्शंस मिलेंगे, ये सारे रेडिकल वाले और कौन सा फ्री रेडिकल वाला किया हमने? प्रिया, शौर्य, शिखर, कोई और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इस एल्केन में हमने कुछ और किया है? कोल्स में था, और बिल्कुल सही, मेरे को याद ही नहीं था कोल्स में, तो कुछ और सोच रही हूँ इतनी देर से। यस, वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, HNO और Cl2 दिया, मैंने कोई इनहिबिटर नहीं दे रखा इसलिए मेरे को कोई रिस्क भी नहीं है। इस कार्बन को ये हाथ भी नहीं लगा सकता, मैंने आपको कहा इसने पट्टी बांध रखी है आंखों पे, ये सिर्फ किस कार्बन को ढूंढेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मेरे को क्या करना, एल्कीन है होगा, ये बहुत बड़ा हाथी स्ट्रक्चर दे देंगे आपको किसी हार्मोन का, और उसको हार्मोन को बस यही दिक्कत आती है, देख के बड़े बड़े स्ट्रक्चर हम घबरा जाते हैं, फिर लगता है हमने तो किया ही नहीं है। इतना बड़ा हार्मोन का स्ट्रक्चर दे देंगे, Cl2HNO, आपको हर किताब में लिख के दिया है, छोड़ो टीचर। हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNO डज ओनली वन थिंग, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ढूंढ के टारगेट करके उसके H को निकाल लेगा और Cl लगा देगा। तो इसमें इसने क्या किया, यहां रेडिकल बना, राइट, और इससे क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। थोड़ा सा याद करिए नॉमेनक्लेचर को, इसको मैंने क्या कहा था, इस लोकेशन को, दिस लोकेशन इज एलाइलिक। C डबल बॉन्ड C के पड़ोस वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। अगर C डबल बॉन्ड C का पड़ोसी है कोई, इसके पड़ोसी को क्या कहते हैं, एलाइलिक। तो देखा जाए, मैं कहूं इस रिएक्शन में हुआ क्या, बिफोर एंड आफ्टर, इंटरमीडिएट छोड़ दीजिए, बिफोर एंड आफ्टर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, एलाइलिक लोकेशन पे जाके सब्स्टिट्यूट हुआ। अगर मैं ये टर्म ले आई होती, मुझे पता नहीं रही, तो मैं यहां पर ये यूज कर सकती थी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है। देखा जाए तो ये लोकेशन क्या है, डबल बॉन्ड की पड़ोसी ही तो है, तो ये कायदे से आना चाहिए था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। वो तो उस वक्त इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन क्रिएट हो गया तो आपसे बात कर ली, वैसे यहां आना था। तो है तो वही एल्केन का हिस्सा ढूंढना, लेकिन डबल बॉन्ड के पड़ोसी को ही क्यों ढूंढा इसने, वो भी आपको पता चल गया, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा था इंटरमीडिएट, बाकी कार्बन होने पे भी। अब क्या होगा, आपको हम क्वेश्चन देते वक्त क्या डिफिकल्टी लेवल देंगे, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दे देंगे जिसमें एक डबल बॉन्ड है, बहुत सारे कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और आपको ढूंढ के वही sp3 हाइब्रिडाइज्ड देना चाहिए मेजर प्रोडक्ट में जो डबल बॉन्ड का पड़ोसी है, क्योंकि एलाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जब मैंने आपको यहां दिया, तो अब जो आपको मैं हेडिंग दे रही हूं, इसके नोट करने से पहले ये हेडिंग बहुत जरूरी है। ये कई बार दो क्लासेस के बीच में सैंडविच होके छूट जाती है, 11th में कई बार हम सोचते हैं 12th में करेंगे, 12th में सोचते हैं तो 11th में कर ही लिया होगा, ये वो सैंडविच में छूट जाता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एल्केन, ऑफ कोर्स। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं कराया, हमें तो पता है, दिस इज कॉल्ड एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने इस नाम के बिना भी पीछे इसका कर लिया क्वेश्चन, ये नाम नहीं था तो भी आपके पास प्रोडक्ट था, बस नाम नहीं था आपके पास। अब इसे देखिए, अब इसमें क्या हुआ, मैंने लिया बेंजीन, बेंजीन की 5 लोकेशंस पर हाइड्रोजन है, लेकिन सारे हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से दिखेंगे ही नहीं Cl2 और HNO को, लेकिन एक अकेला कार्बन ऐसा है जिसमें
जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, जो Cl2 और H के लिए सेंसिटिव है, अपने एक H को तुरंत रेडिकल की फॉर्म में भेज देगा और ये क्या बन गया, बेंजाइलिक रेडिकल। याद कीजिए जीओसी में कितनी बार बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और रेडिकल बनाया, ये बहुत स्टेबल होंगे। क्यों बहुत स्टेबल होंगे, इनसे अच्छी रेजोनेंस कहां ही है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, कह सकती हूं बेंजाइलिक क्लोराइड। देखिए अगर आप लोग नोट नहीं करेंगे साथ साथ, तो इस वक्त क्लास में ठीक ठाक गरमाई आ चुकी है, आपकी पलकें भारी होने लगेंगे और आप सोने लगेंगे। ठीक है, जब बहुत ठंड होती है तो नहीं आती नींद, तब तो हम ठिठुरते रहते हैं। अगर अभी आप नोट नहीं करेंगे तो आप लोग निंदिया लेंगे, क्योंकि हम स्लो चल रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप यू अवेक एज वेल एज टू रिटेन द थिंग्स। तो बेंजाइलिक हैलाइड भी बन गया मेरे लिए। लॉजिक तो एक ही चल रहा है, अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं करी हमने जो हमें पिछली क्लास में भी ना पता हो। पता है जी, कार्बन का, उस कार्बन का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस रोल के लिए स्पेशल 2 रिएजेंट्स आते हैं जो इस सैंडविच में हमसे छूट जाते हैं, उसे करते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने, SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड नहीं, मैं नाम लिख रही हूं, बहुत ध्यान से लिखिएगा। ये एक इकलौता रिएजेंट है ऑर्गेनिक में और एक इकलौता काम करता है ये ऐसा। सल्फ्यूराइल क्लोराइड और NBS, NBS इज शॉर्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर अभी नहीं देंगे हम आपको इसका, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड या हीट। इन तीनों में ना तो मैंने Cl2 यूज किया, ना मैंने HNO यूज किया, ना मैंने Br2, कुछ नहीं ऐसा यूज किया। लेकिन आपको पता है इसके अंदर क्लोरीन आ गया, इसके नाम से आपको पता है इसमें ब्रोमीन आ गया, और हीट एक अलग ऑप्शन लिखा। इन तीनों से भी आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मिलता है एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ एलाइलिक को अटैक करेगा। आप नॉर्मल एल्केन को दे दीजिए, नो रिएक्शन, बैठे रहिए, ये नॉर्मल एल्केन को देखेगा भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। इस बात को समझते हैं, देखिएगा मैं आपको एक एल्केन दे रही हूं, चलिए पहले सिंपल ही देते हैं, दिस। अगर आपने दिया इसको NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, यू विल गेट एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन। डबल बॉन्ड को छुएंगे भी नहीं हम, डबल बॉन्ड को देखता ही नहीं है ये। इसी को अगर आपने सेम को अगर आपने दिया SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, तो उससे क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर लगा Cl। एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक डन बाय अस, ये सबको याद हो जाते हैं क्योंकि स्पेशली लिखे गए हर जगह इसी तरह से, स्पेशली बताए पढ़ाए नोट करवाए जा रहे हैं, क्या डिफरेंट है, हर क्लास में यही चल रहा है। गलती, हीट, हीट इज फॉर्म ऑफ HNO। हम HNO में इतना उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हीट भी तो, हीट एनर्जी, हीट क्या है, फोटोन ना, और फोटोन एक पैकेट की एनर्जी HNO ही तो होती है। और हीट में अक्सर टेम्परेचर 600-700 केल्विन के आसपास लिखा मिलेगा, वो धीरे धीरे वो एग्जैक्ट भी आप DPP करोगे आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर्स की रेंज भी मिल जाएंगी, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं, आप याद रखो। कई बार हीट के बजाय हाई टेम्परेचर लिखा होता है, उसके लिए भी तैयारी रखिए। तो मैं यहां हाई टेम्परेचर लिख रही हूं सबसे सेफ, क्योंकि हाई टेम्परेचर से आप हीट भी रिलेट कर लोगे और टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी होगी वो भी रिलेट कर लोगे। कोई NBS नहीं लाई में, कोई SO2Cl2 नहीं लाई में, मैं सिर्फ हाई टेम्परेचर लाई हूं। हाई टेम्परेचर पर भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, सोच के देखो, इस पे तो वैसे भी फिर वही होना था, आई नो, बट बड़ा ऑब्वियस है ये चीज। लेकिन जब कंफ्यूज होने लगते हैं ना तो बढ़िया कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन बात कर ली। इसमें तो तुम ना भी देते हाई टेम्परेचर, HNO भी दे देते तो भी होना यही था। आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन दीज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन and disallylic substitution. This was very obvious, पढ़ यही रहे हैं, this is something which is new to us. दोनों को एक फ्रेम में लाना, एक रिएक्शन में लाना is proper way to end this reaction.
एक ही बनेगा, एनबीएस इज सुपर सिलेक्टिव। दैट्स वाई एक्सक्लूसिव वर्ड बोलने का मतलब यही था, दे आर सुपर सिलेक्टिव। ये आ जाए तो सबसे आसान है, मतलब इसमें तो शौर्य मुझे आइसोमेरिज्म देखना ही नहीं है, मुझे आईपीएससी नहीं देखना, दुआ करो यही हो, क्योंकि इसमें आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है। अगर आपको याद है सुपर सिलेक्टिव होने का मतलब क्या है, एनबीएस एक ही काम करेगा, एक एलाइल एक साइड ढूंढो, उसके ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट कर दो। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स, आपने देखा मैंने परसेंटेज एक में आपको 55 और 45 बताई, वो कैसे निकलती होगी, आपसे परसेंटेज निकलवा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करती हूं आजकल के टाइम से, डिफिकल्ट टाइम से, जो 2000 कोविड टाइम से जो डिफिकल्टी लेवल शूट किया है जेई और नीट का, आई एम टेलिंग अबाउट माई सब्जेक्ट, आई डोंट नो अबाउट मैथ्स फिजिक्स, जो शूट किया है वो इन क्वेश्चंस की वजह से शूट किया है कि हम उतना पढ़ के सेटिस्फाई हो जाते हैं, पूछिए लेते हैं। अब आपको मैं यहां पर मेजर प्रोडक्ट पूछूं तो आपके लिए 1 सेकंड का काम होगा, आप मेजर प्रोडक्ट बता दोगे, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, सो डोंट गिव मी आंसर, आपसे अब मैं ये नहीं पूछ रही। हम सबको पता है इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, इन्होंने आपसे सीधे पूछ लिया रेशो निकालिए प्रोडक्ट्स का, कितना परसेंटेज में, रेशो का एंड तो परसेंटेज में ही आ जाएगा। आपको पता है इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, अगलों ने रिएक्शन दिया है, मेजर माइनर नहीं, आपको लिख के दिया है कि एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, सो डोंट थिंक कि आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन है। नाउ टेल अस परसेंटेज ऑफ बोथ। तो ये क्या बना आपका 2 क्लोरो, ये बना 1 क्लोरो, कैन आई से इट एन ब्यूटाइल, क्योंकि पूछने वालों की लैंग्वेज कॉमन नेम होगी जिसमें आप लोग परेशान होते हैं, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब जो दोनों बने हैं मेरे को परसेंटेज निकालनी, उसकी कैलकुलेशन का रेशो कैसे आता है देखिए। जो 2 प्रोडक्ट बने लिख लिए मैंने, राइट। अब एन ब्यूटाइल क्लोराइड में आपको पता है कौन सा रिप्लेस हुआ था, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं गिन के बताओ, 6 लिख दो यहां पे, 6 बच्चों, अलग कलर से लिख देती हूँ क्योंकि आपसे पूछ रही हूं। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 4, क्यों भव्या, सेकेंडरी हाइड्रोजन है 4 और प्राइमरी हाइड्रोजन है टोटल 6 ऊपर वाले एग्जांपल में। ये रेशो निकालना, ये रेशो निकल रहा है दोनों का, रेशो इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिएक्टिविटी, वही जो रेट कर रहे थे हम, रेट ही तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी थी 1, और सेकेंडरी की कितनी थी 3.8 शायद, और टर्शरी की थी 5, तो 6 इंटू 1 और 4 इंटू 3.8, ये करके मेरे पास क्या आउटपुट आया, चेक कि रेशो क्या होगा, 6 आउट ऑफ ऑल 6 तो बनेंगे वो जिसमें प्राइमरी सब्स्टिट्यूट हुआ होगा, और 15.2 बनेंगे वो, भाई अब मेरे को रेशो लाना है तो डेसिमल तो आएंगे, 15.2 वो बनेंगे जिसमें आप सेकेंडरी कर रहे थे। ये रेशो आ गया प्रोडक्ट्स का। अगर कोई मेरे से प्रोडक्ट का सिंपल रेशो पूछता, परसेंटेज ना पूछता, तो मैं ये दे देती, सिंपल होल नंबर पूछता तो बात अलग है, फिर आप सिंपल होल नंबर के लिए मल्टीप्लाई वगैरह करते। टोटल कितने हुए प्रोडक्ट 12.2, 6 ये बने और ये कितने बने 15.2, टोटल कितने बन गए 21.2। तो परसेंटेज ऑफ एन ब्यूटाइल कितना, एन ब्यूटाइल कितना बन रहा है बच्चों 6 डिवाइडेड बाय टोटल, गलती होती है 15.2 इंटू 100 कर देते हैं, यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 21.2 इंटू 100, परसेंटेज आ गई 1 की 28, 1 की आ गई तो दूसरे की थोड़ी निकालनी है, 100 में से माइनस करके दूसरे की दे दो परसेंटेज। तो दोनों में से किसी एक की भी परसेंटेज पूछ ली, जेई के लिए मेरे पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन गया, और नीट के लिए वैसे ही 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन बन गया, लेकिन एक मैथमेटिकल अप्रोच के साथ, जिसमें किस तरह से पूछा है देखिएगा। उन्होंने परसेंटेज दे के रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी रेशो पूछ लिया, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, सब क्वेश्चन देने वाले को भी पता है आप लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर रट के आए हुए हो क्लोरीनेशन का, तो कितना कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगलों ने फ्लोरीनेशन पे क्वेश्चन डाला है, आपको क्लोरीनेशन का पता है 1:3.8:5, आपको ब्रोमिनेशन का पता है 1600:80 समथिंग इज टू 1। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपकी क्लास से पहले ढूंढ के रखा, अगलों ने फ्लोरीनेशन पे पूछ लिया, आपके पास तो रेशो नहीं है, किसी बुक में ही नहीं है रेशो, क्योंकि फ्लोरीनेशन कोई करके नहीं देख पाया, अगलों ने इमेजिनेटिव क्वेश्चन बना दिया कि हमने फ्लोरीनेशन किया तो दोनों प्रोडक्ट्स की परसेंटेज ये आई,
चेक, यही है 2 मिथाइल प्रोपेन। इतनी पकी पकाई खीर तो नहीं दे सकती, खुद ही चेक करो। 2 मिथाइल प्रोपेन का अगर मैंने कंट्रोल्ड वगैरह वगैरह जो करना होता है, क्योंकि हाइपोथेटिकल है, ये दिखा के आ मत जाना कि मैम आपने फ्लोरिनेशन करा दिया था। आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या मतलब है इसका। इससे बनने वाले 2 प्रोडक्ट्स, आपसे नहीं पूछ रहे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स भी हम दे रहे हैं। एक बन रहा है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड, ऑफ कोर्स वो तो आप भी बना ही लेते। और एक क्या बन रहा है, ये आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड, प्रोपाइल सॉरी, तो ब्यूटाइल, मैं बार बार प्रोपाइल बोल रही हूं, इट इज ब्यूटाइल डिस। अब आपको क्या कहा गया, टर्शरी वाला बना है 14% और ये ऑफ कोर्स 86%। दोनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर दीजिए, रेशो, रेशो ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन इज टू प्राइमरी हाइड्रोजन। मेरे को टर्शरी हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का रेशो चाहिए, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकती। आंसर लाओ। आई विल बी हैप्पी अगर नीट वाले बच्चे इसका आंसर दें तो। टर्शरी का नंबर बताओ इसमें कितना, 9। टर्शरी सॉरी प्राइमरी का, टर्शरी का तो 1 है। अच्छा हमें तो टर्शरी बाय प्राइमरी चाहिए ना। प्राइमरी का नंबर कितना, 9। और रेशो कितना दे रखा है, मतलब इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा हेल्प करना चाह, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, बस उसकी हिम्मत कर लो बच्चों, उसके बाद तो 9th क्लास वालों से पूछ लो, दे विल हेल्प यू हाउ टू मेक इट इजी। अनक्लियर तो हो जाएगा। बाकी के सारे क्वेश्चन मैं अभी पोल नहीं खोलना चाहती, मेरा पेपर आज इसी पे है कि आप लोग थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में कैसे आते हैं, राइट। चलिए अब आ जाती हूं मैं आज के आखिरी पार्ट पे। ये हो गया हेलोजिनेशन फॉर 2 इयर्स हो गया, इसके बाद आप एक्सपेक्ट मत करो मैं 12th में इस पे कुछ लाऊंगी। अब एल्केन के एक एक लाइन के रिएक्शन हैं जो आपसे बात करती हूं मैं। नाइट्रेशन, राइट। अगर आप अब बिल्कुल Cl2H को प्लीज भूल जाइएगा, राइट, इसीलिए मैंने वो कहानी सुनाई, इतना चलता है तो बच्चे हर जगह फिर उसी लाइन पे सोचते हैं, इट्स टोटली सेपरेट नाउ। मैंने आपको अगेन दिया एक एल्केन, राइट, सबसे छोटा सिंपल एल्केन। क्या हो अगर आप फ्यूमिंग HNO3 देते हैं, फ्यूमिंग HNO3 पे पहले बात हो चुकी है, राइट। फ्यूमिंग HNO3 देते हैं, ये इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिएक्टिव कोरोसिव एसिड है कि ये सिग्मा बॉन्ड भी बड़े आराम से तोड़ लेता है, HNO भी था। तो यहां पर क्या हुआ, CH सिग्मा बॉन्ड टूटे और इससे नाइट्रो एल्केन्स आर द प्रोडक्ट। जो भी आप एल्केन दोगे उससे आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्केन। अच्छा इथेन देंगे तो भी, यस। इथेन देने पे क्या चीज आई, ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही था, H हटेगा NO2 लगेगा, लेकिन ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज वेरी कोरोसिव, वेरी मच ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ये सब तरह के बॉन्ड तोड़ने का केपेबल है। ये CC सिग्मा बॉन्ड जो कैटिनेशन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड वी हैव, जिसके वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उसको भी तोड़ने की टेंडेंसी रखता है। तो मेरे को नाइट्रो एल्केन्स में मिक्सचर मिलना शुरू हो जाएगा। फिर एक और, मतलब बढ़ते ही जाते हैं ऐसे हम। अगर मेरे को प्रोपेन मिला तो चेक मेरे साथ, एक तो ये बॉन्ड टूटेगा, 2 नाइट्रो एल्केन बन गए। तो और एक तो बनना ही है, ये तो मेरे लिए बड़ा ही एक्सपेक्टेड है। और ये 3 तो बन गए, लेकिन उसके अलावा देखिए क्या, जब ये इस वाले H को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो इसको भी तो कर सकता है, एक और बन गया। एंड इतना कोरोसिव है कि ये अपने ही साथ बनने वाले मीथेन, नाइट्रोमीथेन को शायद कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में भी कन्वर्ट करते हैं। इट इज हाईली हाईली रिएक्टिव, ये सब तोड़ ताड़ देता है। तो हो सकता है नाइट्रोमीथेन जो बना, इसने उसको भी तोड़ दिया और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन किया। कार्बन का अल्टीमेट ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। Noted. This is nitration. That's all. Nitration के बारे में no mechanism, nothing. This is maximum somebody can ask you. Isomerization.
आइसोमेराइज, आइसोमर तो आप शुरू से ही सुन रहे हो। अब सोचिए, मैं अगर आपको सी द कॉम्बिनेशन ऑफ एजेंट्स बदलते जा रहे हैं हर जगह, अगर आप AlCl3 के साथ HCl देते हो और हीट करते हो किसी भी एल्केन को, फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन, ब्यूटेन से छोटा एग्जांपल मैं ले ही नहीं सकती थी, बड़ा ऑब्वियस, आपको पता चल जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसी का आइसोमर बन जाएगा। आप देखिए एन ब्यूटेन का आइसोमर, क्या बोलूं इसको, चेक, आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन का क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। IUPAC नॉमेनक्लेचर के बजाय आपको यही नाम ज्यादा प्रैक्टिस में लाने होंगे। सिंपल ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन बन गया। सी हेक्सेन का क्या हुआ, सेम आइसोमर सेम रिएजेंट AlCl3 और HCl, क्या हुआ, दो अलग अलग आइसोमर्स बन गए। ये क्या होगा, अगर मैं IUPAC की हेल्प ले लूं तो जहां जरूरत है वहां लेने में कोई बुराई नहीं है, 2 मिथाइल पेंटेन, और यहां क्या बन गया, 3 मिथाइल पेंटेन, आइसोमेराइजेशन। अगर तो मैंने करी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, हाँ जी, फोर्थ मैंने कराया नहीं, आ जाएगा, अगली स्लाइड पे चला गया होगा, फोर्थ नंबरिंग इधर उधर हो गई होगी, आ जाएगा, नहीं तो मैं बुक से देख लूंगी, ठीक है, आ जाएगा फोर्थ, एरोमेटाइजेशन ही होगा। अभी पहले इसको करते हैं। ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो क्या आएगा, पहली चीज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत देखा है, कंबशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज कंबशन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करिए, आपको दो ही चीजें मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, यही दो चीजें आपको मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, चाहे वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ ही ले लीजिए, आगे भी आप देखेंगे अल्कोहल, बेंजीन, कुछ भी ले लीजिए, यही दो बनते हैं। और एल्केन, एल्केन के लिए इफ यू वांट आई कैन गिव यू दिस, अदरवाइज इसकी मुझे आज तक जरूरत पड़ी नहीं बैलेंसिंग की, मैं हिट एंड ट्रायल से प्रेफर करती। आपने देखा होगा थर्मो में हमने बेंजीन का किया था तो 15/2 बड़ा कॉमनली आ रहा था, ये वही है बस। तो अगर चाहिए तो आपके लिए यहाँ पे है, एक जमाने में एक टॉपिक होता था यूडियोमेट्री, बहुत पहले काट दिया गया, उसमें इसको यूज करते थे, उसको इसलिए काट दिया गया कि उसकी जरूरत नहीं थी, उसके बिना भी हिट एंड ट्रायल मेथड से बड़ा इजीली हो जाता है, वो टॉपिक बहुत पहले डिलीटेड है, तो वहां फिर भी इसको सम टाइम यूज करना पड़ सकता था, बट आई प्रेफर, क्योंकि मैं इसको रटूंगी कैसे, और जितने फॉर्मूलाज मैं याद रखने के लिए रखूंगी उस दिन भूलूंगी, इससे बेटर है इसकी बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल पे ट्रस्ट कीजिए, वो आप ऑन स्पॉट कर सकते हैं, और बेंजीन वगैरह की तो आपको वैसे भी याद है। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। इसके बाद ऑक्सीडेशन में कंप्लीट तो ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्लास 10 से पढ़ रहे हैं, क्यों बर्तन काले होते हैं अगर किसी चूल्हे में होल्स पूरी तरह से क्लीन नहीं है तो। LPG क्या है, सारा एल्केन्स का मिक्सचर है, पेट्रोल क्या है, सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, तो ये आप जानते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अगर हुआ, जो कि पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, वो इसलिए होता है अक्सर जहां से ऑक्सीजन जा रही है वहां पे होल्स ब्लॉक्ड हो, क्लीन ना हो, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं निकलता है सफेद, और अगर ज्यादा ही ब्लॉक्ड है तो उससे काला रंग का जो दिखता है वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जो उस यूटेंसिल पे डिपॉजिट हो जाते हैं, अगर आप हाथ लगाएं तो ब्लैक पाउडर आपके हाथ में होता है, राइट, वो ब्लैक पाउडर आपके हाथ में होता है। पुराने जमाने में लोग काजल उसी से बनाते थे, तो जला 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 के उंगलियों से रख रख के करते थे, और किसको लगाते थे वो काजल, छोटे छोटे बच्चों को, पता नहीं क्यों, आई साइड बड़ी अच्छी होती है, आई डोंट नो द केमिस्ट्री बिहाइंड इट, मेरे पास इसका जवाब नहीं है क्यों छोटे बच्चों को वो कालक उतार के लगाया जाता था आंखों में। कहा यह जाता था, अगर हम अपनी दादी की बात सुने तो इससे आंखें तेज होती है, तुम्हारी आंखें इसीलिए तेज हैं, आई डोंट नो केमिस्ट्री बिहाइंड इट, बट आई स्टिल कंसिडर इट रॉन्ग प्रैक्टिस। अगर मैं आपको स्टीम के साथ मीथेन का, आई एम टॉकिंग ओनली मीथेन राइट नाउ, नो अदर एल्केन, ऊपर वाले में अलग बात थी, यहां अलग है, अगर मैं मीथेन के साथ स्टीम का रिएक्शन कराऊं, स्टीम में तो हाई टेम्परेचर तो होगा ही, उससे ये कॉम्बिनेशन ऑफ गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ गैस इज ह्यूजली इंपॉर्टेंट, नोन एज सिन गैस, बहुत से और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में ये काम आती थी, काम आती है ही बोला इसलिए क्योंकि सिन गैस वाला चैप्टर हाइड्रोजन काट दिया, लेकिन उसकी ये इंफॉर्मेशन हमें यहां चाहिए, हाइड्रोजन चैप्टर काट दिया, उसमें ये आता है बहुत डिटेल में सिन गैस, तो सिन गैस जो है वो ये कॉम्बिनेशन है, राइट,
Why we call it syngas? Because it is used to synthesize some very important organic compounds. कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मीथेनॉल, मीथेनल, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के काम आया ये कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसको सिनगैस के नाम से भी जानते हैं, दो गैसेस का कॉम्बिनेशन। ये काफी काफी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। अगर आप यही एल्केन्स की ऑक्सीडेशन को कैटलिस्ट के साथ ले आए, कैटलिस्ट पे डिटेल इस साल नहीं मिलेगा आपको, खास अगले साल मिलेगा, तब बात होगी फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को भगा देते हैं। कैटलिस्ट काइनेटिक्स में आएगा जब मेरे को पढ़ना होगा रेट फास्ट कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। अगर मैंने मीथेन को ऑक्सीजन दी इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, अगर मैंने उसी मीथेन को ऑक्सीजन दी इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, सुनिएगा अभी, अगर मैंने उसको ईथेन को ऑक्सीजन दी इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, हर जगह कैटलिस्ट अलग है। इन सभी कैटलिस्ट की वजह से हर जगह अलग प्रोडक्ट बन रहा है। मीथेन से मैं मीथेनॉल बना रही हूं, मीथेन से मैं मीथेनल यानी फॉर्मेल्डिहाइड बना रही हूं, ईथेन से मैं इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड बना रही हूं। सो कैटलिस्ट नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द स्पीड, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट। सिलेक्टिविटी होती है कैटलिस्ट की बड़ी, राइट। सो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन देखते हैं। पिछली ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद ये आपको थोड़ी बुरी लग रही होगी कि उसमें तो कितना लॉजिक था, क्या था, नंबर इसमें आते हैं, क्योंकि एक सेकंड लगता है, याद है उतार दो, और गलती का चांस कम होता है। सो इट्स बोथ वेज, जिसको जो पसंद आए, बट करना सब कुछ है। अब अगर दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू पेन इन क्लास 12th, अगर नहीं किया तो K2Cr2O7 KMNO4, कहां सुने ये नाम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने रेडॉक्स में सुने हैं ना, और रेडॉक्स टाइट्रेशन इन्हीं दोनों की थी, वो जो आखिरी मेरी डीपीपी थी, यस, +5 और +7, उसमें एक में 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल, एक में 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल, एक में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल। ये सब 12th के डी ब्लॉक में दोबारा आएगा, तब एक बार और करेंगे, और अभी रिवीजन चलेगी तब भी करेंगे। अगर मैंने आपको एक एल्केन दिया, कैन यू पीपल हैव अ लुक एट दिस एल्केन? इसमें एक हाइड्रोजन है टर्शरी और बाकी के 9 हाइड्रोजन है प्राइमरी। K2Cr2O7 और KMNO4, नो रिएक्शन ऑन एल्केन। पहले तो मैंने ये लिख दिया, ये एल्केन को छूते भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने यहां पे रिएक्शन दे दिया, बिकॉज यहां मैं क्या बताना चाह रही हूं, ये कोई एल्केन को टच नहीं करते एक्सेप्ट फॉर टर्शरी वाला हाइड्रोजन, यानी K2Cr2O7 और KMNO4 टर्शरी हाइड्रोजन बियरिंग कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। और ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्लासिकल डेफिनेशन क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए टर्शरी हाइड्रोजन पे जाके इसने O जोड़ दिया होगा और टर्शरी अल्कोहल बन गया। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? देखो तुम्हारे तो किस्से ना सुनाने को ना इनफ हो गया है। फायर प्रूफ कोई भी चीज होती है ना, एंटी फायर, फायर प्रूफ, ये उसके लिए किया था। एक ब्रांड ने इस नाम भी कर रखा है, राइट। जैसे बोरोसिल है, बोरोसिल, आप लोग तो बोरोसिल के कंटेनर्स जानते हैं, बट बोरोसिल इज अ कंपाउंड जो हीट प्रूफ होता है, तो इस ब्रांड ने अपने नाम से कॉपीराइट करा लिया। फायर मतलब हीट, वेरी हाई हीट। तो पायरोलिसिस मतलब एल्केन को अगर आप बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो क्या होता है, ये आपका काम होगा खुद पढ़ना एनसीईआरटी से या बुकलेट से। दिस इज योर होमवर्क। पहले बताइए, नोट हो गया? तो लास्ट चीज कराऊं और फ्री करूं आपको, ये नोट हो गया एवरीवन? जो लोग कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे उनको नहीं कह रही। पायरोलिसिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। वो जो नंबर 4 रह गया था वो मैं आपको करा रही हूं। अगर आप N-हेक्सेन को, मैं भी N-हेक्सेन बना नहीं रही, इस रिएक्शन को पूरा करने के बाद ही N-हेक्सेन बनाने का मजा है। अगर आप N-हेक्सेन को, 3 कैटलिस्ट हैं, तीनों में से कोई भी एक दे दो, मैं वो भी आपको दूंगी अभी। देयर आर 3 कैटलिस्ट, तीनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हो। उन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज करोगे तो N-हेक्सेन को आप सबसे पहले
साइक्लोहेक्सेन में पाओगे। मुझे ये बताइए एन हेक्सेन को साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? तो मैं अगर एन हेक्सेन ऐसे बनाऊं तो तब चलेगा, क्योंकि मेरे को इससे रिलेट, आप लोग अभी एन हेक्सेन ऐसे बनाते, पर पहले मैंने ये बनाया ताकि आप समझ सको मैं आज एन हेक्सेन को ऐसे क्यों बना रही हूं। तो सबसे पहले तो उस कैटलिस्ट ने भी, कैटलिस्ट का नाम भी आएगा, क्या किया, यहां दोनों से एक एक H निकाल लिया, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, तो -H2। लेकिन ये रिएक्शन यहां नहीं थमेगा, जिस कैटलिस्ट का काम ही हाइड्रोजन निकालना है वो तो निकालता रहेगा, राइट। अब अभी रुक जाओ दोनों, अब हर एक कार्बन से, गुड, हर एक कार्बन से एक एक H निकला, और ये दोनों गए, ये गए, ये गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसके आगे सब रुक जाएगा, इससे ज्यादा स्टेबल कुछ नहीं है। आपको पता है जीओसी में एक टॉपिक एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी बहुत बार चला है, जो आना है, अब उसकी भूमिका बननी शुरू हो रही है। तो ये मेरे पास बना दैट रिएक्शन वेयर मैंने एन हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट किया। इस रिएक्शन का नाम क्या है? नाम नहीं, मतलब प्रोसेस का नाम एरोमेटाइजेशन। और यहां पर कितने हाइड्रोजन निकले होंगे बच्चों? कैटलिस्ट के नाम में आप गुम हो जाएं, रटने लगे उससे पहले माय क्वेश्चन, नवनीत करना कोशिश, तुम लोगों की आसानी के लिए लिख रही हूं, एन हेप्टेन। अब मेरा लिखने का तरीका ये बता रहा है कि मैं चाह रही हूं मेरे बच्चे सही आंसर दें, और वहां जब आपको जेई या नीट में क्वेश्चन आता है, या ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रिएक्शन है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है एन हेप्टेन का क्या होगा, और इसमें बताती हूँ बहुत बढ़िया कंफ्यूजन अभी रिसेंट हमको क्या मिला। एन हेप्टेन का 7 मेंबर की रिंग, लेकिन बेयर स्ट्रेन थ्योरी तुम लोगों को बता के आ चुकी हूँ, 6 मेंबर के बाद कोई रिंग स्टेबल नहीं है, तो 7 मेंबर रिंग नहीं बनेगी, बनेगी तो 6 ही। तो अब अगर इसमें करना होगा तो आप क्या करोगे? पहले तो शायद कुछ ऐसा बना होगा, यस, फिर वही 3H2 निकाले, क्या बनेगा ना, और अच्छा नाम दो भाई, ये तो मुझे पता है आईयूपीए से, तो तुम टॉलवीन, तुम्हें ये लग रहा है 1 मिथाइल बेंजीन से पूछेंगे, ये मिथ्या है, मैंने बता दिया। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पर्पस दूसरा है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और आइसोमर्स को बचाने के लिए। ये क्या बन गया? टॉलवीन। लास्ट क्वेश्चन टू यू, सही दीजिए और क्लास ऑफ। आ रहा है? एन ऑक्टेन के कितने प्रोडक्ट्स और कौन से? सेम प्रोसेस, मैं तुम्हें कैटलिस्ट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं देना चाहती। हाँ, एक तो साइलिन बनेगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बताना बच्चे। यस मैम। और कुछ? ऐसे ही होता है। कहीं किसी को लग रहा है कैसे बन गए? भाविनी क्लियर? अनुबल बन गए ये? मतलब मेरे बताने के बाद समझ आया या मैंने समझाना है? आई एम ओके विद एनीथिंग। नहीं, 4 बन गए, 3 ईयर ये नहीं बने। कौन सा? वो जो नीचे लिखा हुआ है, ये कि ये ऊपर वाला बन गया? यानी 3 बन गए ना, जाइलिन 3 बनेंगे ना। 2 CH3 आपके दोनों ऑर्थो पे हो सकते हैं, वो 2 CH3 आपके मेटा पे भी हो सकते हैं। मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक बार, अगर आप इसको सही तरीके से सोचना चाहें तो ऑक्टेन चेक ऐसे सोचो, पहले तो 6 मेंबर रिंग बन गया और उसके बाद बाकी चीजें हुई। अब ऐसे ना हो के, ऐसे हो नहीं सकता था, 5 मेंबर क्यों बनेगा जब 6 की ऑप्शन है? ये भी हो सकता था 6 मेंबर रिंग के साथ इथाइल, दैट्स इट। इस पे अभी हमारी 12th में काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, बच्चों ने कहा 3 ही बनेंगे, और मेरे रिवीजन टेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन में 4 थे कि ऐसे तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, पता नहीं कितनी किताबें ला ला के चेक करा, तब जाके उन्हें तसल्ली हुई। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।